देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अब चलेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो हमने आपको बताया डीएनए के रिप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपने जैसी दूसरी कॉपी बना ले, तो उसे कहते हैं रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए की कॉपी बन गई, डीएनए का डुप्लीकेट बन गया, तो ये क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। अब चलेंगे डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग होता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है डीएनए का रिप्लिकेशन। वो चीज क्या है हम आपको बता दें। हमने आपको अभी बताया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं रिप्लिकेशन के समय, और हर स्ट्रैंड पे अगर हम रॉ मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री रॉ मटेरियल दे दें, तो इस तरीके से डीएनए के एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। इस स्ट्रैंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रॉ मटेरियल ये दिया, इस स्ट्रैंड के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रॉ मटेरियल ये दिया, तो इस तरीके से ये पूरे पूरे डीएनए बन गए। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, इसे कहेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब देखिए हर डीएनए में एक डीएनए ये बना और दूसरा डीएनए ये बना। फिर हम आपको बता दें इस डीएनए में ये पार्ट तो पेरेंट डीएनए का ही पार्ट है और ये न्यूली फॉर्म है। इसी तरीके से इस डीएनए में ये वाला पार्ट जो स्ट्रैंड है वो पेरेंट डीएनए का है और ये वाला न्यूली फॉर्म है। मतलब जो नए डीएनए बन रहे हैं उनमें दोनों स्ट्रैंड होंगे। एक स्ट्रैंड तो पेरेंट डीएनए से मिला है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म है। इसमें भी एक स्ट्रैंड तो पेरेंट डीएनए से मिला है, दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म है। जो न्यूली फॉर्म है उसके लिए रॉ मटेरियल दिया गया है। तो हर डीएनए में, हर नए बने डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए से आता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होता है। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन का मतलब आधा पार्ट तो डीएनए को पेरेंट डीएनए से मिला है और आधा पार्ट डीएनए का न्यूली फॉर्म है। तो हर डीएनए में ये स्ट्रैंड पेरेंट से मिला है और ये न्यूली फॉर्म, ऐसे ये स्ट्रैंड पेरेंट से मिला है और ये न्यूली फॉर्म। तो ये क्या कहलाएगा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर? ये चीज आ गई आप। देखिए अब हम सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था और प्रूफ करके बताया कि डीएनए का रिप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो जिन साइंटिस्ट ने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था वो थे आपके मैथ्यू मिसेलेसॉन एंड फ्रैंकलिन सथाई। देखिए ये थे आपके मैथ्यू मिसेलेसॉन एंड फ्रैंकलिन सथाई। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड को। तो देखिए कैसे प्रूफ किया। इन साइंटिस्ट ने ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो किया। ई कोलाई बैक्टीरिया को कौन से? ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम
कल्चर मीडियम में ग्रो किया और इस कल्चर मीडियम में जो उन्होंने है आपके 15 अमोनियम क्लोराइड डाला था। एक्चुअली आपको मालूम है कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं और न्यूक्लियोटाइड जिसमें नाइट्रोजन बेस होता है, न्यूक्लियोटाइड जिसमें क्या होता है नाइट्रोजन बेस। तो सबसे पहली चीज उन्होंने इस कल्चर मीडियम में N15 एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। N15 एक रेडियो एक्टिव N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया। तो देखिए इसमें आपके जो डीएनए बना उसमें नाइट्रोजन बेस कौन सा था, N15। दोनों स्ट्रैंड में N15 नाइट्रोजन बेस आ गया। अब हम आपको एक चीज और बता दें, ई कोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में रिप्लिकेट हो जाता है, मतलब 20 मिनट में अपनी दूसरी कॉपी बना लेता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया तभी दूसरी कॉपी बना पाएगा जब उसका डीएनए रिप्लिकेट हो जाएगा। तो इसके डीएनए के रिप्लिकेशन को देखा, 20 मिनट बाद इन्होंने अपनी दूसरी कॉपी बनाना शुरू कर दिया। ये आपके दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, फिर कॉपी बनेगी। तो काफी जनरेशन तक तो उन्होंने N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखा और देखा हर डीएनए में नाइट्रोजन बेस N15 ही था। हर डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा था, N। उन्होंने काफी जनरेशन तक N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप दिया और हर डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस था वो आपके जिसमें नाइट्रोजन आपके N15 वाली रेडियो एक्टिव आइसोटोप थी। तो हर 20 मिनट में ये रिप्लिकेट हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कल्चर मीडिया में उन्होंने N14 नाइट्रोजन बेस दे दिया। क्या दिया उन्होंने, N14 नाइट्रोजन बेस दे दिया, N14। तो अब देखिए इसमें जब रिप्लिकेशन हुआ तो ये दोनों स्ट्रैंड तो एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन रॉ मटेरियल में उन्होंने N14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाला नाइट्रोजन बेस दिया था। तो आपको मालूम है जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो आपके रॉ मटेरियल लेके बनेगा, जिसमें कौन सा नाइट्रोजन बेस जाएगा, N14। तो इस तरीके से दूसरा स्ट्रैंड N14 नाइट्रोजन बेस वाला बन गया। क्लियर। तो इस दोनों डीएनए में ये तो हो गया N14, ये भी N14, लेकिन ये और ये क्या होंगे, N15 N15। क्यों, क्योंकि ये N15 है, ये N15 तो इस डीएनए के पार्ट है। ठीक है, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, और जो न्यूली फॉर्म है उसके लिए हमने रॉ मटेरियल दिया था, कौन सा दिया था, N14 वाला। तो ये N14 वाला बन गया। इससे क्या हुआ कि ये जो डीएनए बना और ये बना, इसमें एक एक स्ट्रैंड तो आपके मदर डीएनए का है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म है। एक एक स्ट्रैंड तो मदर डीएनए का है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म है। अब फिर उन्होंने देखा 20 मिनट के बाद फिर ये रिप्लिकेट होंगे, फिर ये रिप्लिकेट होंगे, तो फिर से उन्होंने कल्चर मीडियम में N14 लिया। तो देखिए अब ये रिप्लिकेट होंगे तो इनको अलग करें। इसका ये वाला स्ट्रैंड ये रहा, इसका ये रहा। दूसरा स्ट्रैंड है N14, इसका भी N14। एक तो हो गया N15, ये N14, ये N14, ये N14, और ये
N15, ये N15। तो इस तरीके से उन्होंने जो है आपके फिर से रिप्लिकेशन होगा, तो फिर दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। फिर जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो इन्होंने क्या किया कि आपके इसको फिर से आपके N15 में ग्रो कर दिया। अब जब इसको फिर से N15 में ग्रो किया आपके, तो इन्होंने क्या नोटिस किया, आपका ये देखिए, ये देखिए इन्होंने जब ग्रो किया तो इनने क्या रॉ मटेरियल में क्या लिया था इन्होंने, N14 लिया फिर से आपके रॉ मटेरियल में, N14 लिया। ये देखिए N14 लिया, इसमें भी N14 लिया। तो अब देखिए ये कौन सा था, N15, रॉ मटेरियल लिया N14, तो इसके संग N14 जुड़ गया। ये था N14 और रॉ मटेरियल लिया N14, इसके संग N14 जुड़ गया। ऐसे इसमें ये था N14 और रॉ मटेरियल लिया था N14, तो ये N14 जुड़ गया। ये था N15 और रॉ मटेरियल था N14, इसमें N14 जुड़ गया। देखिए 1 2 3 4, जो 4 डीएनए बने, ये आपके हाइब्रिड था। ये N14 वाला, N14 और ये हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि ये और ये तो मदर डीएनए के पार्ट हैं, और जो न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है वो ये दोनों हैं, जिसमें रॉ मटेरियल हमने N14 वाला लिया था, तो ये भी N14 और ये भी N14। इसी तरीके से इसमें भी ये भी N14 और ये भी N14। तो इससे हमें ये क्या पता चला कि हर डीएनए में एक एक स्ट्रैंड तो मदर डीएनए से आता है, और दूसरा जो न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है ये आपका न्यूली फॉर्म स्ट्रैंड है। तो हर डीएनए में एक स्ट्रैंड मदर डीएनए से आता है और एक स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होता है। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। क्लियर? आगे अब चलेंगे रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे। तो डीएनए का रिप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बना सकता है, इसका ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले देखिए रिप्लिकेशन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, डीएनए आपके डबल हेलिकल है, 2 स्ट्रैंड है। एक स्ट्रैंड 5' to 3' जाता है, दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5'। मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल है पर एंटी पैरेलल। क्लियर? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल हैं पर एंटी पैरेलल। इतनी चीज क्लियर? अब देखिए सबसे पहली चीज हम आपको बता दें कि डीएनए का रिप्लिकेशन कोई छोटे से पार्ट का होगा। पहले पूरा डीएनए एक साथ नहीं खुलता है, छोटा सा पार्ट खुलेगा। तो वो पार्ट खुलेगा, जहां से पार्ट खुलता है ना, वो अब जाता है आपका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जहां से डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होंगे, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ठीक है, मान लीजिए यहां से डीएनए सेपरेट हो रहा है, यहां तक तो है, यहां से सेपरेट हुआ, तो ये पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्लियर? हम आपको बता दें यूकैरियोटिक सेल में तो डीएनए में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होंगे। यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल में मैनी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होंगे, मैनी ORI।
लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है। क्लियर? फिर देखिए रिप्लिकेशन, हमने आपको बता दें कि रिप्लिकेशन तभी होगा जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। और आपको मालूम है ये रस्सी की तरह गुथे हुए हैं, तो रस्सी की तरह गुथे हैं, तो सबसे पहले ये जो गुथे हैं ना, ये हेलिकल, इनके हेलिकल को खोलना होगा। ये जो हेलिकल फॉर्म में है, सबसे पहले हमें इनके हेलिकल को खोलना होगा। तो हेलिकल को खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम यूज होता है। हेलिकेज एंजाइम किसके लिए यूज हो रहा है? ओपनिंग ऑफ हेलिकल, हेलिकल हेलिकल खोलने। ओपनिंग ऑफ हेलिकल, ठीक है। तो हेलिकल को खोलने के लिए आपके हेलिकेज एंजाइम यूज होगा। भाई रस्सी गुथी हुई है, तो सबसे पहले हम उसे खोलेंगे, उसके जो कॉइल है ना उसके खोलेंगे, अनवाइंड करेंगे उसे। भाई आपके बाइंडेड है, तो उसे अनबाइंड करेंगे। तो अनबाइंड करने के लिए, हेलिकल को खोलने के लिए हमने क्या यूज किया? आपके हेलिकेज एंजाइम। अब देखिए हेलिकेज एंजाइम इनके हेलिकल को खोल तो देगा, हम रस्सी को कितना भी अंदर खोल देंगे, लेकिन फिर से उसमें बाइंडिंग की कैपेसिटी होगी ना, मतलब वो एक टेंशन है जिससे कि वो फिर से रोल हो जाएगी, हो सकती है ना। तो इसी तरीके से डीएनए के हमने हेलिकल को खोल दिया तो दोनों स्ट्रैंड अलग तो हो गए, लेकिन इन स्ट्रैंड में फिर से टेंशन है जिससे कि वो फिर से बाइंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले इनके टेंशन को रिलीव करना पड़ेगा, और टेंशन को रिलीव करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यूज की जाती है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यूज की जाती है।